नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जिसके बारे में आपने जितना भी जाना होगा, सुना होगा और समझा होगा वो कम लगेगा, क्योंकि व्यक्ति ही ऐसा है जिसके बारे में आज हम जानेंगे तो कुछ और ही नया जानेंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं रजनीश ओशो यानी भगवान श्री रजनीश की। इसमें हम जानेंगे पूरे वीडियो में, आप हमारे से अंत तक जुड़े रहें तो हम समझेंगे उनका जीवन परिचय, उनके विचार और शिक्षाएं और प्रसिद्ध किताबें, साथ में उन व्यक्तियों की राय जो खुद ही विश्व प्रसिद्ध हैं या जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ साथियों, कि लोगों के नज़र में ओशो क्या हैं या लोगों ने ओशो के बारे में क्या कहा गया है। तो ओशो का जीवन जो विवादित भी रहा और सम्मानित भी रहा, उसी के विषय में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिए। तो पहले हम इसको जानेंगे कि ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और बचपन से ही इनके अंदर सवाल पूछने की प्रकृति थी और सच्चाई की तलाश में इनकी गहरी रुचि थी। ओशो के मन में जो आता था वो उसको अपने सामने वाले से, जिसे वे उचित समझते थे, उससे पूछते भी थे और पूछने के साथ साथ जब तक ये स्वयं में ये नहीं जान पाते थे कि ये बात सही है गलत है, अर्थात सच्चाई की जड़ में पहुंचना इनकी एक रुचि थी। इन्होंने शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय से इन्होंने स्नातक किया और फिर ये प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बन तो गए लेकिन इनका मन जो है वो वहाँ पर नहीं लगा और इनका जीवन के प्रति जो इनकी गहरी जिज्ञासा थी, वो ये समझना चाहते थे कि आखिर ये जीवन है क्या, और ये नौकरी इनके लिए उसमें एक बाधक सिद्ध हुई और ये सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। इन्होंने भारत की जो पुरानी मान्यताएं थीं उन पर चुनौती के रूप में उन्हें देखा और उनको तोड़ने का प्रयास किया और 1970 के दशक में ओशो नौकरी या एक साधारण जीवन से आगे निकलकर आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। ओशो का जीवन साधारण नहीं था लेकिन इनके विचार असाधारण थे। तो ओशो के बारे में जीवन परिचय में बस इतना ही। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इनके प्रमुख विचार क्या थे। अगर ओशो को समझना है तो ओशो के विचारों को जानना पड़ेगा, क्योंकि यूँ तो ओशो ही हमारी आपकी तरह एक जीवनी थे, लेकिन इनके विचारों की कहानी हमसे बहुत अलग थी, बहुत ही जुदा थी। तो पहले तो स्वतंत्रता पर इनके विचार थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्होंने धर्म, समाज और परंपराओं से मुक्त होने की बात कही थी। वो हर स्तर पर व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहते थे और स्वयं में वो स्वतंत्र भी थे। दूसरा था प्रेम के बारे में। इन्होंने कहा था कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, इसके आगे सब कुछ फेल है और किसी की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा, ध्यान की अगर बात करें तो इन्होंने ध्यान पर ज़्यादा फोकस किया था और इस ध्यान को इन्होंने माध्यम माना था अपने अंदर के जागरण को। उन्होंने कहा था कि ध्यान जो है हमें जागरूक करने में सहायक बनता है, इसलिए ध्यान हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम जीवन की बात कहें तो इन्होंने कहा था कि जीवन एक बोझ नहीं है बल्कि एक उत्सव है और हमें इसमें उत्सव की भांति ही जीना चाहिए। हम जीवन को किसी भी बात को, प्रतिष्ठा को या किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हमेशा जीवन को एक बोझ मुक्त जिएं। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जीवन क्या में लिखा भी था कि जन्म हमें मिलता है और जीवन हमें खोजना पड़ता है। और इन्होंने कहा था कि जीवन को समझने के लिए आपको उसे गहराई से देखना होगा। प्यार करो लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो। बड़ा रहस्यमय बातें इनकी थीं। ये मानते थे कि प्यार तो करो लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो, जबकि आम धारणा यही है कि आप प्यार करते हैं, उस पर आप निर्भर हो जाते हैं। जीवन की जो गहराई है वो हमें बोझिल करती है। हमें लगता है कि जितने हम ज़्यादा बोझिल होकर जीते हैं उतना ही ज़्यादा जीवन हम जी लेते हैं, लेकिन ओशो का मानना इससे अलग था।
अब ओशो का जीवन हमेशा विचारों के कारण विवादों से घिरा रहा। इनके विचार जो थे, जो इनके सार्वजनिक विचार थे, इनकी जो कथनी थी वो जो थी विवाद भरी बन जाती थी। ओशो नहीं चाहते होंगे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता सार्वजनिक जीवन में कि वो विवादित व्यक्ति बने, लेकिन ये जो कह देते थे उस समय वो एक विवाद का विषय बन जाता था। लोग उस पर बहस करते थे और लोगों के लिए वो चर्चा का विषय हो जाता था। उनके विचार और उनकी जीवन शैली जो हमारी प्राचीन धारणाएं थीं, उनके लिए एक चुनौती बन जाती थीं और ये समाज को चुनौती देना भी चाहते थे। इनके खिलाफ कई विवाद खड़े हुए, खासकर जब वे अमेरिका गए और वहाँ ओरेगन में अपना इन्होंने जो आश्रम स्थापित किया, तो वहाँ भी इनका विवादों से सामना होता रहा। हर चीज़ इनकी विवादित ही बनती जाती थी, जीवन शैली से लेकर के इनकी परंपराएं भी विवादित ही थी। हालांकि इनकी आलोचना के बावजूद इनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ओशो आश्रम में जो आने वाली भीड़ थी वो संकेत करती थी कि जरूर कोई जादुई शक्ति है इस व्यक्ति के अंदर, जरूर कोई ऐसा ऑरा कायम हो रहा है इस व्यक्ति के आसपास जो व्यक्ति को अपनी तरफ चुंबक की भांति आकर्षित कर रहा है। लोग खींचे चले जाते हैं। इनकी विचारधारा को समझने के लिए हमें इनके शब्दों के पीछे जो गहराई छुपी हुई है उसको समझना बहुत आवश्यक है। इन्होंने जो भी कहा उसके बहुत गहरे अर्थ निकलते थे और उन अर्थ में जो लोग अर्थ निकालते थे वही इनकी प्रसिद्धि के कारण थे और वही इनके विवादित होने के भी कारण थे। अब हम जानते हैं कि लोगों पर ओशो की शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा। तो आज दुनिया भर में जो है लाखों लोगों की शिक्षाएं, लाखों लोगों का जीवन लोगों की शिक्षाओं की वजह से बदल रहा है। वजह बन गया था लोगों को जीने का ओशो की शिक्षाएं, और उनकी जो किताबें हैं उनकी संख्या बहुत है, लेकिन वो सारी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। अर्थात जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी सीखी, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे उन्होंने अंग्रेजी सीखी, और स्थानीय भाषाओं तक में इनका अनुवाद हुआ है। और लोग इससे सिद्ध होता है कि लोग ओशो को और अधिक जानना चाहते थे। तो उस समय लोग इनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए भाषाएं तक सीख रहे थे। एक गजब की दीवानगी थी लोगों को इनकी पुस्तकों के प्रति। और जो ध्यान की बात करें तो इन्होंने जो डायनामिक मोटिवेशन या कुंडली जागरण इन्होंने जो अपना किया था उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। कई मशहूर हस्तियां, अब हम साधारण लोगों की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में कभी कभी आ जाता है कि लोग तो एक भीड़ हैं, वो वहाँ इकट्ठे ही हो जाते हैं जहाँ पहले से एक व्यक्ति खड़ा हो। एक समाज में प्रचलित प्रथा है कि जहाँ दो लोग खड़े हों वहाँ तीसरा आकर के रुक ही जाता है। लेकिन ओशो के बारे में ये भ्रांतियाँ ही साबित हुई। ओशो के पास आने वाले लोगों में साधारण से लेकर के असाधारण लोग थे। ओशो को समझने के लिए उन लोगों ने भी प्रयास किया जो खुद ही उस समय समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किए हुए थे। तो बहुत मशहूर हस्तियां जैसे लेडी गागा, दीपक चोपड़ा और मैकलेन, और भी अगर बात करें तो विनोद खन्ना, और विनोद खन्ना के अलावा अगर फिल्मी दुनिया की बात की जाए तो महेश भट्ट जैसे कई लोग ओशो से प्रभावित थे। उन्होंने ओशो के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ओशो के आश्रम इतना समय बीतने के बाद भी आज भी एक आस्था और एक आकर्षण के केंद्र है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ओशो के रहने के बाद में कौन सी चीज़ जो है, कौन सी बात है, कौन सा विचार उन्हें प्रेरित करता है ओशो में बनने के लिए। लेकिन ओशो लगातार पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। जो इनके ऑडियो बुक्स हैं, इनकी कैसेट्स हैं, और इनके जो किताबें हैं, और किताबें भी बड़ा अजीब तरह की हैं, वो उनके प्रवचनों को लिख कर के प्रवचनों के रूप में ही पेश की जाती हैं। आज भी उन किताबों की संख्या, पढ़े जाने की संख्या बहुत अधिक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो उनके अंदर था जिसकी वजह से लोग उनसे प्रभावित होते थे, लेकिन ओशो ने हमें सिखाया कि जीवन को कैसे जिया जाए। उन्होंने महसूस किया कि प्यार को कैसे किया जाए। उनकी शिक्षाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम वास्तव में
स्वतंत्र और खुश कैसे रहें। अब आपने ज़रूर कहीं न कहीं ओशो की पुस्तक कोई देखी होगी, पढ़ी होगी। और आज आधुनिक समय के जो वक्ता हैं, चाहे वो धार्मिक वक्ता हों, चाहे वो राजनीतिक हों, सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता तक बिना ओशो को कोट किए अपनी बात को पूरी करने में समर्थ नहीं है। तो हर तरह आप ओशो का प्रभाव देख सकते हैं, हर व्यक्ति पर और हर विचारधारा पर। ओशो की जो आलोचना करने वाले हैं, वो भी ओशो के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि आलोचना तभी की जाती है जब ऐसा कुछ आपको लगे जो उस व्यक्ति में ठीक ना हो, और प्रशंसा भी तभी बनती है जब आपको लगे कि उस व्यक्ति में कुछ ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि ओशो के बारे में विवाद और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं, और उन्होंने कहा था कि जीवन एक उत्सव है, तो आइए हम उसे उत्सव की तरह ही जिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ओशो के बारे में क्या क्या कहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन प्रसिद्ध लोगों की। आम लोगों की धारणा ओशो के प्रति क्या है, ये जानने के लिए तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन कुछ महान व्यक्तियों को यहाँ पर उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है, आप उसे समझें और उससे लाभ उठाएं। तो दलाई लामा, जो कि खुद ही एक धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, तो दलाई लामा कहते हैं कि ओशो एक प्रबुद्ध गुरु हैं, जो मानवता को तोड़कर मानवता को चेतना के विकास के कठिन दौर से उबरने में मदद कर रहे हैं। अब ये दलाई लामा ने जो अपनी बात कही है, वो कह रहे हैं कि कठिन दौर में जब मानवता होती है तो ओशो के विचार उसे निकालने में मदद करते हैं। नंबर 2 की बात करें हम, तो ये दूसरे नंबर पे जो हैं वो कोई धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि लेडी गागा, जो कि मशहूर गायिका है, उन्होंने भी ओशो के बारे में कहा है। उनकी एक किताब को उन्होंने कोट करते हुए कहा है, मैं खुद को भारतीय हिप्पी जैसा महसूस करती हूँ। अब उन्होंने कहा है कि हमने किताब पढ़ी है तो मैंने खुद को एक भारतीय हिप्पी जैसा महसूस किया, अर्थात उन्होंने अपने को एक हर्षल मौला महसूस किया ओशो की बुक पढ़ करके। अब हम बात करते हैं, तो एक तो धार्मिक गुरु थे, दूसरी मशहूर गायिका थी, तीसरी जिस शख्सियत की हम बात करते हैं वो शख्सियत बहुत महान थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अर्थशास्त्री भी थे। देश को तमाम ऊंचाइयों तक ले जाने का उन्होंने काम किया है, उनकी उपलब्धियां अगणित हैं। तो एक राजनेता की नज़र में ओशो क्या थे, तो ओशो, उन्होंने कहा था कि ओशो एक महान रहस्यवादी और दार्शनिक हैं। वे भारतीय विचार और भारतीय ज्ञान के एक सशक्त संदेश वाहक है। अब मनमोहन सिंह ने उनमें देखा था कि हमारा भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो विचारधारा है, उसको आगे ले जाने का काम ओशो ने बखूबी किया है। अर्थात हम विदेशों को ये उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे पास ओशो जैसे विचारक है। अब हम चौथी बात करते हैं, चौथे नंबर पर हैं जो अब ना राजनेता हैं, ना गायक हैं, ना धार्मिक गुरु हैं, वो हैं लेखक और इतिहासकार खुशवंत सिंह। जैसा कि आप खुशवंत सिंह की पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, और नहीं तो आप जानिए, बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ओशो भारत के मौलिक विचारक हैं। एक राइटर खुद कह रहा है कि ओशो भारत के मौलिक विचारक हैं। वे सबसे स्पष्ट, सबसे बौद्धिक और सबसे नवाचारक हैं। तो खुशवंत सिंह की लाइनों पर जरा हम गौर करें, इनके शब्दों पर हम ध्यान दें, तो वो कितने गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्पष्ट और बौद्धिक और नवाचारी व्यक्ति। नवाचार का मतलब होता है कि आप कुछ नया पेश करें। तो उन्होंने इनको ये माना था कि मौलिक विचारक हैं, अर्थात इनके विचारों में मौलिकता है, एक नयापन है, एक स्पष्टवादिता है। अब हम बात करते हैं एक पांचवें व्यक्ति की, जो चिकित्सा विज्ञान के एक विशेष व्यक्ति हैं। बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम चिकित्सा के क्षेत्र में। उनका नाम है दीपक चोपड़ा, जो एक तरफ चिकित्सक भी है और दूसरी तरफ वो एक लेखक भी है। दीपक चोपड़ा साहब कहते हैं, ओशो की शिक्षा उन सभी के लिए लाभकारी हैं जो मानव चेतना की गहराई में छिपी संभावनाओं को समझना चाहते हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि अगर आप मानव में छिपी हुई गहरी संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं तो आपको ओशो को समझना पड़ेगा। अर्थात ओशो हमें वो दृष्टि देते हैं कि हम मानव के अंदर छुपी हुई
गहरी संवेदनाएं हैं उनको संभावनाओं को भी तलाश कर सकें। अब दूसरे एक मशहूर गायक हैं स्टिंग, उन्होंने कहा है कि ओशो की किताबों ने मेरे गीत और मुझे बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने मानवता के लिए एक उम्मीद दी है। तो कितनी बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि मानवता के लिए उम्मीद है ओशो, मानवता के लिए एक रोशनी हो ओशो, मानवता के लिए गुरु है ओशो, मानवता के लिए एक मंजिल है ओशो। अब हम 7वें नंबर की बात करें तो एक अभिनेत्री हैं शर्ली मैकलेन। इन्होंने कहा है, जो कि लेखिका भी हैं और अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ओशो की किताबें पढ़ी हैं और मैंने जितना पढ़ा है उतना ही मैं ओशो में डूबती चली गई। ओशो के विचार दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं हॉलीवुड की। हॉलीवुड के एक अभिनेता हैं जेम्स कोवर्न। इन्होंने कहा है, ओशो की शिक्षाओं ने मुझे और उन लाखों लोगों को आत्म विकास के मार्ग पर प्रेरित किया है। वे हमें जागने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस अभिनेता ने भी माना है कि ओशो के विचार व्यक्ति को जगाने का काम करते हैं, उसे सद्मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। अब हम 9वीं की बात करें, अर्थात 9 नंबर पर जो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, वो हैं लामा करमापा, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु। ये कहते हैं कि ओशो बुद्ध के बाद भारत में सबसे महान अवतार हैं। वे एक जीवित बुद्ध हैं। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बाद में जो हमारी पीढ़ियाँ गुजरी हैं उनमें कोई भी ओशो जैसा नहीं मिला। ओशो एक अनोखे व्यक्ति हैं, अर्थात ओशो उस गैप को पूरा करते हैं जो भगवान बुद्ध के बाद खाली हुआ था। अब यहाँ का कोई व्यक्ति कहता तो हो सकता था हम लोग उस पर आरोप लगा सकते थे कि वो भारतीय पक्ष लहरा, लेकिन नहीं, ये तिब्बती हैं और बौद्ध धर्म गुरु भी हैं। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पर हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक हैं। आखिर इन्होंने ओशो को किस नज़रिए से देखा, इन्होंने ओशो के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा, ओशो हमारे समय के सबसे महान रहस्यवादी हैं। वे जीवन में इतने विविध विषयों में गहराई से जा सकते हैं, ये ओशो को सुनने और पढ़ने के बाद ही मुझे पता लगा। ये स्वीकार करते हैं कि वो विविध विषयों में गहराई से जीवन में अगर कोई गया है तो वो ओशो ही है। अब हम बात करें कि आखिर यहूदी, दूसरे धर्म के लोग हमारे प्रति क्या कहते हैं। तो एक वायलिन वादक हैं यहूदी मेउन हिन, वो कहते हैं कि ओशो की किताब नो वाटर नो मून एक ऐसी पुस्तक है जो मुझे बेहद ताजगी, शुद्धता और आनंद देती है। अब देश की बात नहीं हो रही थी, मैंने पहले कहा था कि विदेशी लोगों ने भी ओशो के बारे में कहा है। आखिर उनकी पुस्तकें लोगों को ताजगी देती हैं, आनंद देती हैं और जीवन जीने की एक कला देती हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत के वर्तमान की राजनेता श्रीमती प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने कहा है, ओशो को पढ़ना हर बार एक नई अंतर्दृष्टि देता है। उनका जीवन और शिक्षा एक गहरी प्रेरणा है। तो प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, धर्मगुरुओं से लेकर राजनेताओं तक, सभी जन से लेकर के और विशेष लोगों तक ओशो एक प्रेरणा स्रोत हैं। अब हम बात करें 13वां नंबर पर आती हैं यहाँ पर मदर टेरेसा, जो कि मानव सेवा की सामाजिक कार्यकर्ता मानी जाती हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके प्रेम और सेवा के विचारों से प्रभावित हूँ। अब ओशो के बारे में, मदर टेरेसा के विचार आपने जान लिए। तो कितने लोग हैं, सभी लोगों ने ओशो को अपने हिसाब से पेश किया, प्रस्तुत किया। सभी ने जानने का प्रयास किया कि आखिर ओशो को कैसे समझा जा सकता है। एक तरह से सभी लोग मानते हैं कि ओशो हमें जीवन जीने और समझने की एक दुर्लभ दृष्टिकोण देते हैं और खुद में वो क्या थे ये सोचने के लिए मजबूर हम भले न हों, लेकिन हम खुद क्या हैं ये सोचने के लिए मजबूर ज़रूर हो जाते हैं। तो ओशो की शिक्षाएं सिर्फ धर्म या अध्यात्म तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है, जीवन का ऐसा कोई मुकाम नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है जहाँ ओशो हमें प्रभावित न करते हों। और प्रभावित करने के साथ साथ हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जो ऊंचाई होनी चाहिए उन तक ले जाने का काम भी करते हैं। ओशो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं कि मानवता का विकास कैसे ओशो के द्वारा और अधिक
प्रकाशित हो सकता है, जन जन में एक और क्रांति आ सकती है। तो ओशो के विचार सच में अगर आपको समझने हैं तो ओशो की कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, कई ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं और कई तरह से आप ओशो को देख सकते हैं, महसूस करते हैं। अपने आसपास जहाँ प्रेम, करुणा और दया की बात हो, समझ लीजिए किसी न किसी रूप में ओशो वहाँ पर मौजूद हैं। और ओशो को एक वीडियो के अंदर या एक वाक्य में या एक किताब में या एक किसी इंटरव्यू में ओशो को नहीं समाहित किया जा सकता है। ओशो महान थे, ओशो के विचार महान हैं और हमेशा महान रहेंगे। तो अगर आपको और भी जानना है तो जुड़े रहिए हमारे से। अगली बार फिर मिलते हैं ओशो की नई कहानी, नई ओशो के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।